बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लर्न आई। निक्याल सेक्टर में या आज़ाद कश्मीर की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां पर कश्मीरी कौम बदकिस्मती से 1947 में जुदा हो गई थी। खानदान के खानदान कोई उधर चला गया, कोई इधर रह गया, और इसी तरह जमीनों का भी बंटवारा हो गया। और अ, फिर वहां पर एक लकीर खींच दी गई, जिसे हम कहते हैं कि सीज फायर लाइन या लाइन ऑफ कंट्रोल, या वो खूनी लकीर जो कश्मीरी खानदानों को, कश्मीरियों को, उनकी जमीन को भी और खानदानों को भी तकसीम करती है। यूं तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर लाइन पर सीज फायर मायदा 2003 से है, लेकिन वहां पर गाय बगाए जो है वो फायरिंग होती है दोनों तरफ से। पाकिस्तान और तो अपने हदाफ वहां पर चुनकर जो है वो उसको निशाना बनाता है, लेकिन इंडिया के लिए या भारत के लिए आजाद कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल का बॉर्डर खुला हुआ है। वो उधर के कश्मीरी बने शहीद हो जाए या इधर के बने, उसको इससे कोई परवाह नहीं है। जान का नुकसान हो, माल का नुकसान हो, इसका कोई परवाह नहीं है। निक्याल सेक्टर में मई के महीने में ये गांव है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। एक शख्स तारफ अहमद वालिद मोहम्मद आलम जो है वो गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल के उस इलाके में चला गया जहां पर कहा यह जाता है कि दूसरी तरफ के अतराफ में, यानी भारतीय हदूद के अंदर चला गया, जो उनके कब्जे में कश्मीर है। तो वो बेचारा वहां से उठा लिया गया, और वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो वहां पर बॉर्डर पर तैनात हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हैं, और उसके बाद लाश भी नहीं मिली। और फिर ये कहा गया कि वो कोई दहशतगर्द था या ड्रग डीलर था या न जाने क्या क्या, इसकी तफसीलात क्या हैं। तो मुझे आज शौकत अहवाल साहब जो सीनियर साफी उन्होंने ज्वाइन किया है वहां से, तो ये सारी सूरत हाल वहां की बॉर्डर की और लाइन ऑफ कंट्रोल की या सीज फायर लाइन की हम इनसे जानते हैं। खास करके ये तारफ अहमद वाला वाकया जो है, ये एग्जैक्टली कहाँ पर हुआ, कब हुआ, और इसके बारे में क्या आप मुझे तफसीलात बता सकते बहुत शुक्रिया शिराज साहब, आपने बड़ी डिटेल के साथ वो इंट्रो बताया जो कुछ हालात वाकयात हुए। आज 19 जुलाई है और आज से ठीक 2 महीने पहले 19 मई को जुमे का रोज था। और मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता दूं, निक्याल सेक्टर का ये जो सरहदी गांव है लंजोट, ये बेसिकली डिवाइडेड गांव है। 1973 में जब ये पार्टीशन हुई थी तो एक इनविजिबल लाइन खींची गई थी, वो नजर तो आने वाली नहीं थी। बस जहां तक उनका कब्जा हो गया तो उनकी होगी, जहां तक हमारा कब्जा था हमारे होगी। तो ये लंजोट बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम हो गया, कुछ ऑक्युपाइड में चला गया और कुछ आजाद एरिया में है। तो वहां जो ऑक्युपाइड एरिया से माइग्रेट करके साथ ही लोग जो है ना आबादी, उन्होंने जो आजाद एरिया था उधर आबाद होकर अपनी भेड़ बकरियां और इस तरह से माल मवेशी रखा और उसका जो गुजर बसर इस तरह से करते हैं। ये बेसिकली तारक अहमद एक मजदूर आदमी था जो गाँव में प्लस्तर का काम करता था, लेकिन जुमे वाले दिन उसने छुट्टी की 19 मई को, तो ये बकरियां लेकर एलओसी की तरफ चला गया। साथ में उनकी अपनी जमीनें थी, कोई वो उनके है डिस्प्यूटेड एरिया, तो वहां उसने बकरियां वगैरह लगाई। तो उधर थिक वेजिटेशन, वो घने जंगलात वगैरह थे, तो उसमें कहीं वो उसको तो पता नहीं था, कोई डिफाइंड लाइन तो है नहीं वहां। तो वहां से कहीं वो आगे चला गया, तो इंडियन आर्मी जो वहां पहले से एम्बुश लगा के कहीं बैठी हुई थी, तो उसने उनको पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया और ले गए। लेकिन जो बोरसार थे उनको बोरसार को नहीं पता चला कि वो कहाँ गया। उन्होंने दाएं में तलाश करने की कोशिश की, शाम तक उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दाएं में पता किया, तो उनको कुछ पता नहीं चल सका कि वो कहाँ है। तो इसी तरह से वो दिन गुजर गया। शाम को उन्होंने जो पुलिस स्टेशन है वहां भी रिपोर्ट की, उनको बताया पुलिस वालों को, जी हमारा बंदा कल से मिसिंग है। और अपनी जो हमारी चेक पोस्ट है उनको भी बताया जी कि हमारा लड़का इधर कोई भेड़ बकरी चलाने के लिए गया था, वापस नहीं आया है। तो इसी तलाश में थे कि वो दिन तो गुजर गया। नेक्स्ट मॉर्निंग थी, उसमें जो इंडियन साइड हमारे ऑक्युपाइड कश्मीर है उधर के कुछ सोशल मीडिया पेजेस है, उस पे उन्होंने देखा तो उस लड़के की वो तस्वीरें लगी हुई थी। उसको बुरी तरह से उन्होंने गोलियां मारकर शहीद किया, उसका सर कटा हुआ था, बुरी हालत थी, लाश को उन्होंने बिगाड़ा हुआ था। तो वो कपड़ों और जो शूज वगैरह थे उससे उनकी फैमिली ने उसको पहचाना कि उन्होंने कहा तो ये तो हमारा तारफ है। तो जो उनने अपनी जो रिपोर्ट्स थी उनमें जो कैप्शन लगाया हुआ था वो ये था कि आजाद कश्मीर की तरफ से जो इंट्रूडर था या स्मगलर था जो हमारे एरिया में घुस आया था, हमारी पोस्ट की तरफ आ रहा था, तो हमने उसको मार कर आया है। तो ऐसा तो नहीं था। गुस्सा को जब पता चला तो हमने वहां प्रोटेस्ट करना भी किया, इंसानिया को बताया, अपने जो रेलिवेंट हमारे अदारे थे उनको बताया कि हमारा लड़का यहाँ से गलती है,
साथ आगे चला गया। और होना चाहिए, ये चाहिए था कि उसको वो पकड़ लेते, उनको इंटरोगेट करते, उसके बाद वापस करते, या फिर ऐसा खुदा न खास्ता अगर उसको मार दिया था तो उनको चाहिए था कि फ्लैग मीटिंग के जरिए, क्योंकि ये सीज फायर का एरिया है, इस वक्त तो सीज फायर चल रहा है। 2003 में सीज फायर हुआ था, 2013 तक चला था, 2013 से फिर 2021 तक दरमियान में ये गोलाबारी फायरिंग होती रही, 2021 में ये रिवाइव हुआ, उसके बाद दोबारा से ये सीज फायर है। तो सीज फायर में ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो बिल्कुल आर्मलेस था, उसके पास कोई असला नहीं था, कोई चीज नहीं थी, तो उसको उन्होंने मार दिया। हमने अप्रोच किया बड़े जो हमारे जो रेलिवेंट अथॉरिटीज थी उनसे, लेकिन उसकी तो ना तो अभी तक उन्होंने वो लाश वापस किया और ना ही कोई उन्होंने जो गुस्सा है उनको कंपनसेट किया। वो बहुत गरीब लोग हैं और उनकी अप्रोच तो है ही नहीं। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि बड़े अफसोस की बात यह है कि हम लोग इतने मजलूम हैं कि हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कहते हैं जी कि ये अल्लाह ताला की तरफ से शायद ये लिखी हुई थी हमारे मुकद्दर में, तो उसको। लेकिन अब चूंकि ये बहुत पुरानी बात हो गई है, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं होता था, मीडिया नहीं होता था, तो ये बातें छुप जाती थी। इतनी अलग हकीकत है वहां एलओसी के ऊपर के इलाके की, इस सैकड़ों के हिसाब से लोगों को इंडियन आर्मी ने शहीद किया, उनके घरों के अंदर फायरिंग करके। और जो सबसे बड़ा वाकया ये 2000 फरवरी 2000 में ही हुआ था कि इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके घर में घुसकर 14 लोगों को जमा किया था, उनकी गर्दनें तक काट कर ले गई थी। तो ये बड़ी जुल्म की तारीख है। लेकिन उस वक्त चलो सीज फायर नहीं होता था, लेकिन अभी ये सीज फायर चल रहा है, इसमें उन्होंने जो इस बंदे को मारा है, तो गुस्सा अभी तक इसी इंतजार में है कि उस तारक की वो लाश मिले और बातें तो सुकून आए, तो अपने हाथों से उसकी जो लाश है उसको दफन कर सके। आजाद कश्मीर की हुकूमत, डीसी जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या निकाल तहसील है, वहां से जो सिविल इंतजामिया, उनकी तरफ से कोई कंपनसेशन, कोई किसी किस्म की हुकूमत की तरफ से इस फैमिली की कोई मदद हुई है, माली तौर पर कोई इमदाद दी गई कोई? तो ना 26 मई को हमने एक वफद लेकर डिप्टी कमिश्नर यहाँ जो कोटली है उनके पास आए, और उनको हमने आकर बताया कि जो लड़का था उसके जो माली हालात थे उसके फैमिली के, वो भी बड़े ही बहुत ही खराब है और बहुत गरीब लोग हैं वो। एक तो हमारी ये प्रे है आपसे, जो हमने रिटर्न एप्लीकेशन दी की है, तो हमारी जो उस लड़के की लाश है उसको वापसी के लिए, और दूसरा जो उनके लिए कंपनसेशन, उसके लिए कोई फाइल कोई इस तरह की बनाए। तो उन्होंने तो पूरी तौर पर जो हमारा बंदा थाना था उनसे कहा जी कि इस लड़के का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है इस थाने में, तो उन्होंने एनओसी दे दिया कि कोई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल इस किस्म की कोई बात नहीं है, तो आप फाइल मुरतब करें। अब फाइल के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हमारे महकमा माल के लोग मांग रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये एलओसी के एरिया में वाकया हुआ है, जब तक हमें आर्मी वाले स्टेप रिपोर्ट नहीं देंगे उस वक्त तक हम इसकी फाइल नहीं बना सकते हैं। अब पता नहीं इसमें क्या इशू है, जो एलओसी के इश्यूज होते हैं उनको आईएसपीआर ही जो हाईलाइट करता है और उसको वही देखता है, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका सपोर्टिव रोल होता है। जो लीडिंग रोल था जिन अदारों का, उन्होंने पता नहीं उसमें क्या कुछ कबाते, क्या कुछ मसाइल आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कोई इतना स्टेप नहीं लिया, जिसकी वजह से सिविल इंतजामिया की तरफ से भी उनकी कोई मदद नहीं की गई और न ही किसी और अदारे की तरफ से उनकी कोई मदद की गई है। बस यही समझ लें कि जो वहां के मुखिर लोग हैं, उन्होंने कोई फंडिंग वगैरह करके उनको कंपनसेट करने की थोड़ी बहुत कोशिश की है, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की है, तो वैसे वो अपने इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। तो ये फैमिली, इनके बेस, ये तारुफ अहमद है, इसके बहन भाई माँ बाप सब, इसकी क्या तफसीलात हैं? बेसिकली 4 भाई हैं, एक इनकी बहन है, और ये इसकी 35 एज थी। इसकी तारक की शादी हुई थी कोई तकरीबन 2 साल कबल ही, और उसकी एक 6 माह की बच्ची है, उर्वा फातिमा उसका नाम है, और इरम गुलशन उसकी मिसेस का नाम है, बेवा जो है ना तारक अहमद की। वालिदैन इसके बिल्कुल सही पर उम्र है, वो कोई काम करते नहीं है। बाकी फैमिलीज जो उनके भाई है वो शादीशुदा है, अपना काम काज वो करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो यही उनका बैकग्राउंड है कि दिन को कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, 1000-1500 की दिहाड़ लगाते हैं और शाम को ये बैठकर इस तरह करते हैं। ये बिल्कुल एक गरीब फैमिली या कोई इस तरह का है अच्छा जो अच्छा, ये बताएं, जो इलाके के लोग हैं इस वक्त, या फैमिली है, इनकी डिमांड तो यही है कि लाश किसी तरीके से वापस की जाए। दूसरी डिमांड ये है कि जो भी अथॉरिटीज हैं पाकिस्तान की, वो मदद करें, और ख़ास करके आईएसपीआर या मतलब जो ब्रिगेडियर कोटली में बैठे हुए हैं, वो इंटरवीन करके लाश वापस लाएं। और दूसरी बात ये कि ताकि लाश वो दफन कर सकें, और इसके अलावा जो फैमिली है उसकी मदद की जाए। वैसे
और भी वाकयात ऐसे होते हैं कि अच्छा, मैं आपको बताऊं ना, ये हमारे एक तो हमारा निग्याल सेक्टर हो गया, उससे आगे जंदरोड सेक्टर आता है, उससे आगे हमारा आता है ये बटल सेक्टर। बटल ये पूंछ में आता है। पूंछ के सेक्टर में तेतरी रोड के मुकाम पर आज से कोई 10-15 दिन पहले एक वाकया हुआ है। वहाँ एलओसी के बिल्कुल करीब यही कोई भेड़ बकरियां चरा रहे थे लोग, तो इंडियन आर्मी ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग की और जो 2 बंदे थे उनको शहीद कर दिया और एक जख्मी हुआ। लेकिन वो चूंकि हमारी साइड पे थे, तो उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो पाकिस्तानी फौज ने उसको रिकवर किया, जो सिविलियन थे उन्होंने वहां से उठाया और जीरा हॉस्पिटल में ले आए। तो उनके बारे में आईएसपीआर ने बड़ा वाजिया मौक़िफ़ इख्तियार किया और जो उनका भारतीय हाई कमीशन था उनको तलब किया और उनके साथ एहतजाज किया। लेकिन यहाँ जो बात हुई ना, वो शायद ये बात है कि एलओसी के जो इनविजिबल वो लाइन थी, वो लाइन को क्रॉस किया, उनकी तरफ चली गई। जब बॉडी उनकी तरफ चली गई, तो फिर शायद हमारा जैसा हम ये समझते हैं कि हमारा केस कमजोर हो गया कि उनकी तरफ जाकर वो बंदा शहीद हुआ है। इसलिए इस तरह के बेशुमार वाकयात पहले भी हुए हैं, जिनकी बॉडीज वो उठाकर लेकर गए, उनकी बॉडीज कभी उन्होंने वापस की नहीं। लेकिन ये एक पहला केस है जिसमें हमने प्रोटेस्ट किया है, जिसको हमने मीडिया पर उठाया है, और जो हमारा राइट था ना, उस राइट के लिए हमने आवाज उठाई है कि अगर गलती से फर्ज किया वो डिस्प्यूटेड एरिया है, वहां अगर गलती से कोई बंदा एलओसी क्रॉस करके आगे चला भी जाता है, उसको वार्न किया जाता है, ठीक है, उसको हमारी जो अथॉरिटीज है उनके हवाले किया जाता है, और यहाँ उसकी प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है, यहाँ उसको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन भी ले जाया जा सकता है। लेकिन जो एलओसी को इनविजिबल लाइन क्रॉस करे, उसको गोलियां मार कर उठाकर ले जाए और उसको ये कहे कि ये स्मगलर था, ये था, तो इस तरह से ये बढ़ी जाती है। इसलिए ये कहते थे कोई बेगुनाह बंदा है, गलती से अगर वो चंद कदम आगे चला गया तो उसको मार दिया, तो उसकी लाश वापस करें, ताकि जो खानदान के ऊपर एक बड़ा इस तरह का बर्डन आया है कि एक तो उसके खानदान को माशरे में जो इज्जत थी उसको वो रोक दिया गया है कि ये स्मगलर था, ये मंशियात का काम करता था, और दूसरे उसकी फैमिली से उसको जो सरप्राइज थी उसकी फैमिली की, जो वाहिद कफील था, उस कफालत से उसकी फैमिली को महरूम कर दिया गया है। और वालदैन के लिए एक तकलीफ दे बात कि उनके जो वो इलाके के लिए भी खौफ व हरास है। उनको हमारा ये शौकत अव्वल साहब, हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद तो एक तो ये है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए कि जब भी आप जितने भी लोग हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट हर जगह मौजूद है, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ ना जाएं, क्योंकि आप अपनी जिंदगी को ये खतरे में डालते हैं, उसके करीब भी बल्कि ना जाएं। दूसरी बात यह है कि जो फैमिली है उसकी मदद की जाए। ज़रा ये बता रहे हैं उनके बूढ़े माँ बाप हैं, उसकी एक बेटी 6 माह की है। तो अगर कोई इनकी मदद करना चाहे तो करें, और फिर हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है खास करके कंपनसेट भी करे। और दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि कोशिश की जाए कि किसी तरीके से इस लाश को वापस वर्षा के हवाले किया जाए, ताकि जब कोई किसी का प्यारा फौत हो जाता है, शहीद हो जाता है, क्या कत्ल हो जाता है, तो लोगों की फैमिली की वर्षा की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने हाथों से कफन दफन करें। तो ये एक बहुत बड़ा सानिया है, तो इसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी था। अल्लाह ताला से दुआ है कि तारफ अहमद को अल्लाह ताला जरूर फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और वहाँ जितने भी हमारे आज़ाद कश्मीर की सेक्टर की तरफ हैं या मकबूजा कश्मीर के सेक्टर की तरफ कश्मीरी हमारे भाई मुसलमान जो भी है, जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह ताला सबको महफूज करे और एक ऐसा वक्त आए कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में गुफ्त शनीद करें, और जो कश्मीरियों से वादा किया गया था अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक आपस में दोनों मुल्क आपस में बातचीत करें और ये मसले का परमानेंट कोई हल ढूंढे, ताकि ये जो खानदान जुदा हो गए हैं ये भी आपस में उनका भी कोई राब्ता हो, और फिर ये मसला जो है वो हल हो, और इंडिया और पाकिस्तान आपस में अच्छी हमसायों की तरह रह सके। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेजबान शिराज खान को शौकत अवान के साथ इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।